नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। आजादी की 75वीं सालगिरह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम सब आजाद भारत में सांस ले रहे हैं और जी रहे हैं, लेकिन ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली थी। इस आजादी को पाने के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हम आपके लिए आज लेकर आए हैं आजादी की वो 75 निशानियां जिसमें आजादी की कहानियां छिपी हुई हैं। हर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ था तो पहली बार तिरंगा लाल किले पर नहीं फहराया गया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये तिरंगा संसद भवन के सामने फहराया था, जिसके गवाह बने थे आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। उस दिन वहां तकरीबन 5 लाख लोगों की ऐतिहासिक भीड़ जुटी थी। दिल्ली की जामा मस्जिद एक धार्मिक स्थान होने के साथ साथ भारतीय एकता का प्रतीक भी बनी रही है। भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश सैनिकों से लड़ने वाले हिंदुस्तानी सैनिकों को भी जामा मस्जिद में पनाह मिली थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने जामा मस्जिद पर अधिकार कर दिया था। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई के दौरान जब भारत के हिंदू मुस्लिम भाईचारे की गांठ कमजोर पड़ने लगी थी, तब इसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने गंगा जमुनी तहजीब की असली भारतीय पहचान की आवाज बुलंद की थी। कई बड़े नेताओं ने जामा मस्जिद से भाषण दिए थे। दिल्ली शहर के पहले 13 गेट हुआ करते थे, जिसमें से एक था लाल दरवाजा। 1857 में जब स्वतंत्रता का पहला संग्राम हुआ था, तब बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया था। उसी खूनी जंग के बाद लाल दरवाजा खूनी दरवाजा कहलाया जाने लगा। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में शाही सैनिक लगातार अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। ऐसे बहुत से अंग्रेज थे जो भागकर छिप गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास है फ्लैगस्टाफ टावर। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के डर से भागकर अंग्रेजों ने पनाह ली थी। 11 मई 1857 को अंग्रेज यहाँ डर से इकट्ठे हुए और बाद में करनाल भाग गए थे। दिल्ली का लाल किला सालों साल से आंदोलन का गवाह बना है। 1857 के आंदोलन से लेकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक और 21वीं सदी के प्रदर्शन तक सभी लाल किले के सामने हुए हैं। लाल किले ने कई जंग और क्रांतियां देखी हैं। दिल्ली का लाल किला आजादी की जंग और भारत की जीत का सतत साक्षी रहा है। दिल्ली का बिड़ला भवन वो स्थान है जहां गांधी जी ने अपने जीवन के आखिरी 144 दिन बिताए थे। इससे पहले भी कई स्वतंत्रता सेनानी यहाँ रहा करते थे। बापू ने अपनी आखिरी सांस भी यही ली थी जब उन्हें गोली मार दी गई थी। आप जानते हैं आजादी की पहली लड़ाई कहां से शुरू हुई? मेरठ से। उत्तर प्रदेश के इसी शहर से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का अंकुर फूटा था। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की निशानियां सिर्फ मेरठ में नहीं है, बल्कि यूपी के लगभग हर शहर में बिखरी हैं। हम आपके लिए समेट कर लाए हैं उन्हीं में से कुछ निशानी। बात 1857 की है। देश को आजाद करवाने के लिए क्रांति की पहली चिंगारी मेरठ से उठी। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ सैन्य विद्रोह से शुरू हुआ। इस विद्रोह में आगे चलकर आम जनता भी जुड़ गई और ये देशव्यापी आंदोलन बन गया। दरअसल 1857 के विद्रोह की बड़ी वजह थी कि भारतीय सैनिकों को जो राइफल इस्तेमाल करने को कहा जा रहा था, उसके कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। इस बात को अफवाह कहा जा रहा था, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के सैनिकों ने इन राइफलों को छूने से मना कर दिया। इस विद्रोह की पहली आवाज 10 मई 1857 को मंगल पांडे ने उठाई, जिसके लिए बाद में वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर भी चढ़ गए। मंगल पांडे की मेरठ में उठाई आंदोलन की आवाज ने भारत को आजादी की लड़ाई की दिशा दिखाई। इसीलिए मेरठ शहर को स्वतंत्रता संग्राम की जन्मभूमि भी कहा जा सकता है। जब भी क्रांति की बात होगी, काकोरी कांड को याद किया जाएगा। 9 अगस्त 1925 का वो ऐतिहासिक दिन जब लखनऊ के काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती को अंजाम देकर ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती दे डाली। इस घटना के बाद जज ने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई। जिस जगह क्रांतिकारियों ने इस कांड को अंजाम दिया, उसके करीब अब काकोरी शहीद स्मारक बना हुआ है। यहाँ शहीदों का मंदिर भी है जो अगस्त क्रांति की यादों को ताज़ा करता है।
आजादी की पहली क्रांति जब 1857 में भड़की थी, तब आजमगढ़ जिला 81 दिनों तक आजाद रहा था, जिसकी गवाह अंग्रेजों के जमाने की जेल है। आजमगढ़ के वीर शहीदों ने कंपनी बाग के अंग्रेजों के तहखाने को तहस नहस कर दिया था। जगबंदन सिंह की गिरफ्तारी से नाराज राजा बली ने अपने साथियों के साथ आजमगढ़ जेल पर हमला कर दिया। जेल का फाटक तोड़कर बंद सभी साथियों को छुड़ा लिया, जिसमें कई अंग्रेज मारे गए थे। वाराणसी आजादी के आंदोलन का एक बड़ा केंद्र रहा है। वाराणसी के विश्वविद्यालय ही ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी चलाते थे। वाराणसी की बेटी रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। आजादी की लड़ाई में झांसी और उसकी रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 1857 में भी झांसी से उठी क्रांति की ज्वाला से पूरे देश में जोश की लहर दौड़ गई थी। देश की गली गली में अंग्रेजों के खिलाफ जनाक्रोश था। रानी लक्ष्मीबाई के किले की प्राचीर से सटे एक कुएं में क्रांतिकारियों ने शूट करके 67 अंग्रेजी सैनिकों को झोंक दिया था। फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में हुई थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। आजादी की लड़ाई में अमेठी ने भी खास भूमिका निभाई। 9 मार्च 1858 को यहाँ पर आजादी की लड़ाई में 600 से ज्यादा लोगों ने लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। अमेठी के कादूनाला में शहीदों की वीर गाथाएं आज भी पत्थरों की लकीरों पर दर्ज है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति में बागपत के बाबा शाहमल ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। क्रांतिकारी बाबा शाहमल ने बागपत में 6000 किसानों की फौज बनाई। बाबा शाहमल ने बड़ौत पर हमला बोलकर अंग्रेजों का खजाना भी लूट लिया था। बाबा शाहमल लड़ते लड़ते बड़का गांव के जंगल में शहीद हो गए थे। उनकी बहादुरी के किस्सों ने बागपत का नाम क्रांतिवीरों के शहरों में जोड़ दिया। यूपी के बाराबंकी शहर का नाम आजादी के क्रांतिकारी शहरों में गिना जाता है। आजादी के आंदोलन में बाराबंकी के 18 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जेल जाना पड़ा, जिन्होंने अंग्रेजी अफसर को न सिर्फ जूतों की माला पहनाई बल्कि अंग्रेजी डाक और रेलवे स्टेशन को लूटा। देश की आजादी के लिए न सिर्फ बड़ों ने बल्कि किशोरों ने भी हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पूरे देश में अंग्रेजों को भारत से भगाने की मुहिम छिड़ी हुई थी, तो इसमें मिर्जापुर शहर के 16 साल के नरेश चंद्र ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 17 अगस्त 1942 को नरेश ने अपने साथियों के साथ स्टेशन फूंककर अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी थी। इस घटना में नरेश चंद्र श्रीवास्तव ने अपने प्राणों की बलि दे दी। उसके योगदान को आज तक लोग भुला नहीं सके हैं। आजादी के लिए जंग में रायबरेली भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में पूरी तरह शामिल था। रायबरेली के किसान नेता पंडित अमोल शर्मा ने लगानबंदी का विरोध किया था। ये विरोध करने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें नजरबंद कर लिया था। इसके खिलाफ 7 जनवरी 1921 को बड़ी संख्या में किसानों ने रायबरेली कूच किया, लेकिन अंग्रेजी सिपाहियों ने आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और कई किसान शहीद हो गए। शामली से भी कई वीर सेनानियों ने आजादी के हवन में प्राणों की आहुति दी थी। उनमें से एक थे चौधरी मोहर सिंह। उन्होंने साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और उनकी तोपों के आगे तन गए। चौधरी मोहर सिंह के शहीद होने के बावजूद क्रांतिकारियों में दहशत फैलाने के लिए उनके शव को 3 दिन तक पेड़ पर लटका कर रखा गया था। शामली शहर में चौधरी मोहर सिंह की शहादत को याद करते हुए एक प्रतिमा भी लगी है। ये बात 18 अगस्त 1942 की है। देश में छिड़ चुके अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से सीतापुर भी अछूता नहीं रहा था। यहाँ भी अगस्त क्रांति के दौरान आजादी की लड़ाई के योद्धाओं ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एक सभा करने का फैसला किया। फिरंगियों ने पहले तो आंदोलन को लाठियों से कुचलने का प्रयास किया, लेकिन जब नाकाम रहे तब सीतापुर के अंग्रेज जिलाधिकारी के आदेश पर आजादी की लड़ाई के योद्धाओं की तरफ बंदूकों का मुंह खोल दिया। 1857 में ही अमरोहा में भी आजादी के लिए आंदोलन की आग भड़की थी। जब मेरठ की क्रांति धरा से मंगल पांडे ने आजादी का बिगुल फूंका था, तो अमरोहा के नौगावा सादात के लोगों ने भी आजादी का ख्वाब देखकर अपने सिर पर कफन बांध लिया था। उस वक्त नवाब मज्जू खां मुरादाबाद मंडल के हाकिम थे।
क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के पैर लड़खड़ा दिए थे। मुरादाबाद की दमदमा कोठी इस बात की आज भी गवाह है, जहां पर नौगावा सादात के 18 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया था। जब पूरे देश पर था अंग्रेजों का कब्जा, तब बरेली के खान बहादुर खान ने अंग्रेजों के छक्के छुड़वा दिए थे। जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में बंध चुका था, तब बरेली 10 महीने तक आजाद रहा था, और ये सब मुमकिन हो सका था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खान बहादुर खान की वजह से। खान बहादुर खान ने फिरंगियों को मौत के घाट उतारकर बरेली को कराया था अंग्रेजों से मुक्त। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों ने दोबारा से कर लिया था बरेली पर कब्जा, तब अंग्रेजों ने खान बहादुर खान को 257 क्रांतिकारियों के साथ फांसी दे दी थी। इन वीर शहीदों ने क्रांति करके बरेली का नाम महान शहरों में शामिल कर दिया। बुलंदशहर का देश की आजादी में अहम योगदान रहा है। यहाँ आजादी के दीवानों पर अंग्रेजों ने क्रूरता बरपाई है। बुलंदशहर के काले आम चौराहे पर आम के पेड़ से लटकाकर लोगों को फांसी दी जाती थी, ताकि देखने वाले अंग्रेजों की खिलाफत करने की हिम्मत न जुटा पाए। मुंबई में गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही बुलंदशहर में भी अगस्त क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। तब यहाँ बहुत से देशवासियों ने क्रांति की थी और अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। इटावा में देश की आजादी और लगानबंदी के विरुद्ध आंदोलन में अंग्रेजी शासकों से वंदे मातरम कहते हुए 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सीने पर गोलियां खाई थीं और शहीद हो गए। बताया जाता है कि तीनों शहीदों के शव महात्मा गांधी ने दिल्ली मंगवा लिए और वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उसके बाद तीनों शहीदों की क्रांति ने अपना पूरा काम कर दिया। उनकी क्रांति के जोश के चलते पूरे गाँव ने मिलकर अंग्रेजी शासकों को इटावा से भागने पर मजबूर कर दिया था। देश को आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों की कहानी में औरैया जिला भी शामिल है। यहाँ चंबल के डाकुओं ने भी लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध। जब देश के बड़े नेता जेल में डाले गए, तब औरैया के छात्रों ने आजादी के आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया था। 12 अगस्त 1942 को अंग्रेजी हुकूमत पर आफत बनकर टूटे थे औरैया, बलिया, जबलपुर, पटना के छात्र, जिसमें औरैया के 6 छात्रों ने अपनी शहादत देकर तिरंगा फहरा दिया था। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले रामचंद्र विद्यार्थी 13 साल की उम्र से ही आजादी के दीवाने थे। रामचंद्र ने देवरिया कचहरी से ब्रिटिश हुकूमत के झंडे को उतारकर तिरंगा झंडा फहरा दिया था। उसी समय अंग्रेजों ने उनको अपनी गोली का शिकार बना लिया और वो शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कई और जवान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। 28 अप्रैल 1858 में बावनी इमली के पेड़ पर 52 क्रांतिकारियों को जालिम अंग्रेज कर्नल कस्टाइल ने बंदी बनाकर फांसी पर लटका दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में ऐसी न जाने कितनी निशानियां हैं जिसका सीधा संबंध बिहार से है। गांधी की चंपारण वाली नील क्रांति हो या फिर बाबू कुंवर सिंह की बहादुरी, बिहार में आजादी की निशानियों को समेटे बगैर अंग्रेजों से लड़ाई का जिक्र पूरा नहीं हो सकता। पटना के क्रांतिकारियों ने जो ठाना वो करके दिखाया। पटना के नौजवान आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश मिलिट्री फोर्स के खिलाफ मोर्चा खोला और उनके दफ्तर की बिल्डिंग पर तिरंगा लहराने का फैसला कर लिया। इस मोर्चे में 8 युवक शामिल थे, जिसमें से 7 शहीद हो गए, लेकिन 8वें युवक ने तिरंगा फहराकर अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जैसे ही गांधी जी ने मुंबई में करो या मरो का नारा दिया, बक्सर के सैकड़ों नौजवानों की रगों में खून खौल उठा। इन सैकड़ों नौजवानों ने ब्रिटिश हुकूमत के सभी दफ्तरों पर तिरंगा लगाने की कोशिश की और कई जगह कामयाब भी हुए। जगदीशपुर, बिहार 1857 के क्रांतिकारियों में से एक थे। जगदीशपुर के जागीरदार बाबू कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। हाथ में गोली लगने के बाद उन्होंने अपना हाथ खुद ही काट लिया था। आजादी की जंग के 2 योद्धा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड को मारने का फैसला किया। उन्होंने उसकी कार पर बम फेंके, लेकिन वो बच गया। बाद में खुदीराम बोस पकड़े गए और आजादी की लड़ाई में फांसी पर चढ़ने वाले सबसे युवा योद्धा बने। बिहार का सीवान जिला आजादी की लड़ाई में शुरुआत से ही शामिल था। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सीवान के रहने वाले थे। सीवान की धरती से कई देशभक्त निकले जो आजादी के लिए शहीद तक हो गए। बंगाल
ये वो धरती है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी पैदा किए। सुभाष चंद्र बोस से लेकर बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी बंगाल की ही देन है। सबका नाम और उनके किस्से सुनाने लग जाएंगे तो न जाने कितना वक्त लग जाएगा। आजादी के उन सभी योद्धाओं को एबीपी न्यूज का सलाम। लेकिन अभी आपको हम दिखाते हैं आजादी की लड़ाई में बंगाल की चुनी हुई निशानियां। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में सर की उपाधि वापस लौटा देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता के जोड़ासांको में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कई देशभक्ति गीत लिखे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने रक्षाबंधन की शुरुआत की। टैगोर की राखी ने अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति का करारा जवाब दिया। जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी के इसी मैदान में स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था। कोलकाता के एलिगन में स्थित नेताजी भवन की दीवारें आजादी के इतिहास की साक्षी हैं। इसी घर में ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद किया था। 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार किया। 29 नवंबर 1940 में गिरफ्तारी के विरोध में नेताजी ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दिया। उन्हें अपने घर भेज दिया गया और बाहर अंग्रेज सरकार ने पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया। बावजूद इसके सन 1941 16 जनवरी की देर रात अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में धूल झोंककर अपने आवास से निकल भागने में कामयाब रहे नेताजी। ये वही BLA 7169 वेंडर गाड़ी है जिसमें भतीजे शिशिर बोस की मदद से नेताजी भाग निकले। 15 अगस्त 1947 जब देश की राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय गांधी जी कोलकाता के बेलिया घाटा के मकान में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। कोलकाता में 13 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी इसी मकान में ठहरे थे। उस वक्त यह भवन हैदरी मंजिल के नाम से जानी जाती थी और इसकी हालत टूटी फूटी ही थी। बंगाल में भड़के सांप्रदायिक दंगे से दुखी गांधी जी यहीं अनशन पर बैठ गए। उनके साथ यूनाइटेड बंगाल के अंतिम प्रधानमंत्री सोहरावर्दी भी मौजूद थे। 73 घंटे बाद बापू ने अनशन तोड़ा। 13 अगस्त से 7 सितंबर 1947 तक यानी 26 दिनों तक गांधी जी यहीं ठहरे थे। ये कोलकाता में उनका आखिरी सफर था। कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग से आजादी की आंदोलन की नई कहानियां जुड़ी हैं। इनमें बंगाल के 3 जाबाज क्रांतिकारी विनय कृष्ण बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता की कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। इन्हीं तीनों ने भेष बदलकर उस कार्यालय में हमला बोल दिया जहां से ब्रिटिश सरकार का काम चलता था। इन्होंने गोलियां चलाईं, तिरंगा फहराया और आखिरी दम तक वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। अंग्रेजों के हाथ मारे जाने के बदले क्रांतिकारी बादल गुप्ता ने जहर खा लिया, जबकि विनय दिनेश ने खुद को गोली मार ली। दिनेश गुप्ता की जान बच गई, लेकिन बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फांसी की सजा दी। पश्चिम बंगाल में कई ऐसे क्रांतिवीर हुए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में पूरा जीवन झोंक दिया। उन्हीं में से एक थे सतीश चंद्र सामंत। इंजीनियरिंग के छात्र सतीश चंद्र ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। वो जेल भी गए। बाद में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी ने 1940 में सत्याग्रह आंदोलन के लिए 1000 लोगों का चयन किया, जिसमें सतीश चंद्र सामंत भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त आजादी के चर्चित नायकों में गिने जाते हैं। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल के वर्धमान जिले में हुआ था। वर्धमान जिले के बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह एक ही समय में क्रांतिकारी पार्टी में शामिल हुए थे। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और उन्हें अंडमान सेलुलर जेल भेज दिया गया था। अंडमान में दत्त ने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों और अमानवीय यातना के खिलाफ भूख हड़तालों में भाग लिया। आजादी के आंदोलन में बंगाल के नायक रास बिहारी बोस की कहानी को कौन भूल सकता है। साल 1912 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके जाने के बाद रास बिहारी अचानक सुर्खियों में आ गए थे। रास बिहारी ब्रिटिश शासन से बचने के लिए साल 1915 में जापान चले गए। रास बिहारी के प्रयासों से 1 सितंबर 1942 को भारतीय राष्ट्रीय सेना अस्तित्व में आई। इसे आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता था। 21 जनवरी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले रास बिहारी बोस का टोक्यो में देहांत हो गया। जापानी सरकार ने उन्हें एक विदेशी को दी गई सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया, द सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द राइजिंग सन।
देश जब आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है तो इस मौके पर वंदे मातरम और इनके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कैसे याद न किया जाए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का नेहाटी शहर, यहीं पर स्थित है साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बैठक कमरा। इसी कमरे में उन्होंने साल 1875 से 76 के आसपास वंदे मातरम की रचना की। बाद में इस गाने को उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया, जो अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ संन्यास विद्रोह पर आधारित है। आजादी की लड़ाई के बाद जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनवा लिया, लेकिन एक वक्त था जब अंग्रेजों को भगाने के लिए हिंदू मुसलमान साथ मिलकर लड़े थे। और इस कौमी एकता का सबसे बड़ा गवाह है मुंबई का खिलाफत भवन। वहां न जाने कितनी सभाएं हुई। आजादी की बड़ी निशानियों में से एक है वो। पूरे महाराष्ट्र में ऐसी न जाने कितनी निशानियां हैं जो आजादी की कहानी समेटे हुए हैं। दक्षिण मुंबई का खिलाफत भवन स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा गवाह है। इसी जगह पर आंदोलनकारियों की कई बड़ी सभाएं आयोजित हुई। इसी जगह पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर के साथ मिलकर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने की योजना बनाई थी। खिलाफत हाउस को अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। मुंबई के महालक्ष्मी और चौपाटी से भी आजादी के आंदोलन की कई कहानियां जुड़ी हैं। महात्मा गांधी ने जब नमक सत्याग्रह की घोषणा की तो महालक्ष्मी और चौपाटी भी इसका गवाह बना। यहाँ नमक सत्याग्रह किया गया। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का गवाह मुंबई का विले पार्ले इलाका भी बना। पार्ला वेस्ट में गोल्डन टोबैको कंपनी के मैदान में बनी छावनी नमक सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र थी। इस छावनी में पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजगोपालाचारी, सत्यमूर्ति, सरोजिनी नायडू आते थे। छावनी की जिम्मेदारी जमनालाल बजाज के पास थी। इसी समय महात्मा गांधी की एक सभा पार्ला वेस्ट के एक चर्च के मैदान में भी हुई थी। मुंबई का आजाद मैदान स्वतंत्रता आंदोलन का अहम केंद्र था। यहाँ नौजवान प्रभात फेरी किया करते थे। हर रविवार को आजाद मैदान में तिरंगा फहराया जाता था। इसे रोकने के लिए अंग्रेजों की पुलिस अक्सर लाठीचार्ज किया करती थी। ऐसी ही एक घटना में गिरगांव में रहने वाली लड़की कृष्णा सरदेसाई को पुलिस ने बहुत मारा था। बावजूद इसके कृष्णा ने अपने हाथ का झंडा नीचे गिरने नहीं दिया। ग्रैंड रोड का कांग्रेस हाउस देश भर में आने वाले क्रांतिकारियों के रहने की खास जगह थी। उनके खाने पीने का इंतजाम लालबाग परेल इलाके में रहने वाली महिलाएं करती थीं। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसी जगह कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। कलकत्ता के मशहूर वकील उमेश चंद बनर्जी अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में देश के अलग अलग हिस्सों से 72 लोग शामिल हुए। साल 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ही ये घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं पाकर ही रहूंगा। तिलक की घोषणा आजादी की लड़ाई का एक अहम नारा बन गई। साल 1930 में महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के साथ विदेशी सामानों का बहिष्कार शुरू हुआ। इस आंदोलन में कालबा देवी के 22 साल के युवा आंदोलनकारी बाबू गेनू भी कूद पड़े। इसी दौरान बाबू गेनू एक जगह विदेशी सामानों से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने उनके शरीर पर ट्रक चढ़ा दिया। इस घटना में बाबू गेनू की मौत हो गई। बाबू गेनू स्वदेशी आंदोलन में शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी माने जाते हैं। एक वक्त फोर्ट इलाके में बड़ी तादाद में अंग्रेज रहा करते थे। फोर्ट के डीएन रोड, फिरोज शाह मेहता रोड जंक्शन पर व्हाइट वे एंड लो नाम के विदेशी कंपनी का दफ्तर था। आजादी के आंदोलन के दौरान यहाँ सैकड़ों मुंबईकर रोज विरोध प्रदर्शन किया करते थे। मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। 9 अगस्त 1942 को आयोजित गांधी जी की सभा में गवालिया टैंक पर ही अरुणा आसिफ अली ने तिरंगा फहराया था। इसीलिए इस मैदान को अब गवालिया टैंक के बदले अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। चिमूर वो जगह है जो 1947 की आजादी से पहले ही साल 1942 में ही 3 दिनों के लिए ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हो गया था। ये देश की पहली स्वतंत्रता थी। इस आजादी की जानकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
बर्लिन रेडियो से पूरे विश्व को दी थी। दरअसल साल 1942 में तुगडोजी महाराज की अगुवाई में चिमूर में बड़ा आंदोलन हुआ था। पुलिस की फायरिंग में कई लोग शहीद हो गए। चिमूर के 200 स्वतंत्रता सेनानियों पर विशेष अदालत में मामला चला, जिसमें 21 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। अमरावती के यावली में आजादी की बड़ी लड़ाई लड़ी गई। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों ने यहां तिरंगा फहराया था। इसी दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों पर फायरिंग की। करीब 30 लोगों को गोलियां लगी, जिसमें कई शहीद हो गए। वर्धा जिले के इस गांव को शहीद आष्टी भी कहा जाता है। यहाँ 16 अगस्त 1942 को आंदोलनकारियों ने मोर्चा निकाला था। इसी दौरान पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कई लोग शहीद हो गए। यहाँ आजादी के नायक डॉक्टर गोविंदराव मालपेय को आज भी याद किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही अंग्रेजी हुकूमत ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खान पैलेस में कैद कर दिया। इसी जगह से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। कस्तूरबा और महादेव भाई देसाई इसी आगा खान पैलेस में रखे गए थे, जहां उनका देहांत हुआ। दोनों का अंतिम संस्कार आगा खान पैलेस में ही किया गया। दोनों की समाधियां भी यहां बनाई गईं। महात्मा गांधी का स्मारक भी यहीं पर बनाया गया है। पूना के कांग्रेस भवन पर 9 अगस्त 1944 को मोर्चा निकाला गया। इसी दौरान छात्र नारायण दाभाडे ने कांग्रेस भवन पर लहराने वाले यूनियन जैक को निकाल फेंका और वहां तिरंगा लगाने की कोशिश की। इसी समय अंग्रेजों ने फायरिंग की, जिसमें नारायण दाभाडे शहीद हो गए। पुणे के यरवदा जेल में महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाकर रखा गया था। इसी जगह 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर में पूना समझौता हुआ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूना के 16 युवाओं ने कैपिटल थिएटर में बम विस्फोट किया। 24 जनवरी 1943 को हुए इस विस्फोट में 4 अंग्रेज अफसर मारे गए। बम धमाके के आरोप में कई क्रांतिकारी पकड़े गए, जिन्हें देश की आजादी के बाद छोड़ दिया गया। कैपिटल थिएटर को अब विक्ट्री थिएटर के रूप में जाना जाता है। पूना के इसी केसरीवाड़ा से बाल गंगाधर तिलक केसरी अखबार का प्रकाशन किया करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन का काम भी केसरीवाड़ा से चलता था। देश के कई नेता तिलक से मिलने इसी केसरीवाड़ा में आते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोल्हापुर में आंदोलनकारियों ने गवर्नर विल्सन की मूर्ति तोड़ दी। इसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने गवर्नर विल्सन की मूर्ति फिर बनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के विरोध और गुस्से को देखते हुए उन्हें इरादा बदलना पड़ा। आज इस जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी है। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बापू ना होते तो पता नहीं अंग्रेजों की लड़ाई का रुख क्या होता। वैसे तो गांधी मतलब हिंदुस्तान है, लेकिन अगर आप गुजरात जाएंगे तो शायद ही ऐसा कोई शहर है जहां बापू की निशानी नहीं है और उसमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की कहानी नहीं है। गुजरात के पोरबंदर का स्वतंत्रता संग्राम में बेहद महत्व इसी बात से ही हो जाता है कि भारत की आजादी के महानायक का जन्म गुजरात के पोरबंदर की जमीन पर ही हुआ था। पोरबंदर भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, जिन्होंने देश को आजादी की सही राह दिखाई। भारत के स्वतंत्रता के संस्थापक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौट आए। उन्होंने भारत के लोगों की दुर्दशा को देखते हुए भारतीयों को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करने का फैसला किया। चूंकि अहमदाबाद शहर हथकरघा का एक पुराना केंद्र था, गांधी जी ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों के लिए अहमदाबाद को अपनी प्रवृत्तियों के लिए चुना। मई 1915 में कोचरब में किराए के मकान में सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत की। बाद में साबरमती आश्रम जून 1917 में शहर से दूर साबरमती नदी के तट पर स्थापित किया गया। 1930 में अहमदाबाद में एलिस ब्रिज पर लोगों की भीड़ जमा हुई थी, जहां गांधी जी ने अंग्रेजों के अनुचित नमक कानूनों को चुनौती देने के लिए दांडी तक पैदल जाने की
घोषणा की थी। इसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने नमक के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाले अंग्रेजी कानून को तोड़ने के लिए दांडी की ओर कूच किया। ये यात्रा एक निर्धारक घटना थी, जिसके बाद स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख बिंदु बन गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अहमदाबाद शहर कई आंदोलनों की पोषण स्थली बना। बारदौली सत्याग्रह आजादी के संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। ये एक किसान आंदोलन था जो लगान में 22% बढ़ोतरी के खिलाफ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। अंग्रेजी सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, लेकिन आखिरकार उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। आजादी के लिए हिंदुस्तान के संघर्ष की निशानियां सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक कई मुल्कों में नजर आती हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आजादी की इस लड़ाई की कई कहानियां बिखरी पड़ी हैं। देशभक्ति के रंग में सराबोर ऐसी ही कुछ कहानियां आज हम आपको दिखाते हैं। ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने में वो इलाके भी पीछे नहीं थे जो अब पाकिस्तान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के पेशावर शहर में ही खान अब्दुल गफ्फार खान हुए, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका। सीमांत गांधी के नाम से मशहूर गफ्फार खान साल 1919 में अंग्रेजों के लगाए गए रॉलेट एक्ट के विरोध में उतरे। उसी समय उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। साल 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान की अगुवाई में पेशावर में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ। इस दौरान पुलिस फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई। देश की आजादी की यादगार लड़ाई चटगांव में भी लड़ी गई, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। यहाँ मास्टर सूरीसेन ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुद की फौज इंडियन रिपब्लिक आर्मी तैयार खड़ी कर ली। इस आर्मी ने साल 1930 में चटगांव में अंग्रेजों के 2 शास्त्रागारों को लूट लिया। इसमें क्रांतिकारी गणेश घोष और लोकनाथ बाल भी शामिल थे। क्रांतिकारियों ने टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिए और रेल मार्गों को रोक दिया। यही नहीं, मास्टर सूरीसेन ने अपनी सेना से विधिवत सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। भारत की आजादी की लड़ाई 7 समंदर पार के देशों से भी लड़ी गई। साल 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल प्रवासी भारतीयों को एकजुट करने और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। लाला हरदयाल प्रवासी भारतीयों को एकजुट करते रहे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। आज भी सैन फ्रांसिस्को में गदरी बाबों की तस्वीरों के साथ साथ गदर अखबार के कई अंक सहेज कर रखे गए हैं। सिंगापुर के पडांग शहर का आजादी की लड़ाई से खासा रिश्ता है। यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेताजी ने यहाँ आजाद हिंद फौज के हजारों जवानों और स्थानीय भारतीय लोगों के बीच कई भाषण दिए। यहाँ झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई गई और भारतीय संपत्तियों को पूरी तरह ब्रिटिश शासन से मुक्त करने का ऐलान किया गया था। आजादी की लड़ाई में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए लड़ाई की निशानियां मौजूद हैं। ऐसी ही कुछ और निशानियों के साथ हम आपको आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर छोड़ जाते हैं। जय हिंद। अंडमान का सेल्यूलर जेल आज भी आजादी के सूरमाओं पर हुए जुल्मों की गवाही देता है। अंग्रेज जिन क्रांतिकारियों से डर जाते थे, उन्हें अंडमान भेजकर खूब यातनाएं देते, इसीलिए इसे काला पानी भी कहा जाता है। काला पानी की सजा को हमारे महान देशभक्त बटुकेश्वर और वीर सावरकर ने भी काटा और अंग्रेजों का लोहा मनवा दिया। आजादी की लड़ाई में सबसे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जो अंग्रेजों ने निहत्थे और शांत आंदोलनकारियों पर की, वो थी अमृतसर के जलियांवाला बाग की। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे, शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था।
मद्रास की धरती ने भी कई आजादी के वीरों को जन्म दिया है। सुब्रमण्यम भारती, चिदम्बरम पिल्ले, के कामराज सब मद्रास के थे। 1919 में गांधी जी जब सी राम गोपालाचारी के घर पर थे और वहीं उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आजादी के दीवानों के लिए हजारीबाग तीर्थ स्थल से कम नहीं था। ये जिला एक समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता रहा है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण जैसे आजादी के दीवानों ने हजारीबाग के लोगों से संवाद स्थापित किया था। दिल्ली चलो का नारा भी हजारीबाग में ही गूंजा था। इस जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण भी आजादी के आंदोलन के चलते बंदी बनकर रहे थे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।